अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास हैं। वेलकम बैक ई एजुकेशन चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद फैज़ान एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 विच इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो बेटा मॉलिक्यूल पढ़ने से पहले हमने पहले एटम पढ़ा था, एटम के एविडेंस के बारे में हमने देखा था। आज बेटा हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल को जैसे बयान किया गया है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। हमारी कंसर्न किसके ऊपर है? प्योर सब्सटेंस के ऊपर, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि ऐसी चीज जो बिल्कुल प्योर है इस कायनात में, उस प्योर चीज का छोटे से छोटा टुकड़ा जो आजादाना बिहेव करता है, उसको बेटा आप क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे बेटा मैंने मॉलिक्यूल को समझाने के लिए मैंने ये मिसाल दी है। फर्ज करें कि ये बीकर है, इसके अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलेक्युलर फोर्स के साथ, जैसे बेटा आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब ये एक प्योर सब्सटेंस है। इस प्योर सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो ये गोल दायरा है जो एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, मैंने बाहर निकाल कर, ठीक है जी। ये जो गोल दायरा है वो यहाँ पर क्या है? ये मॉलिक्यूल है। अब इस प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट हिस्सा तो ये है, लेकिन आपके माइंड में आती होगी बात कि इसका भी तो स्मॉलेस्ट हिस्सा हो सकता है ना। इस छोटे से जर्रे का भी तो स्मॉलेस्ट हिस्सा हो सकता है, वो हाइड्रोजन है। लेकिन डेफिनेशन में क्या है? विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, हालांकि मॉलिक्यूल का भी छोटा हिस्सा हो सकता है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन मॉलिक्यूल का जो छोटा हिस्सा होगा वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता होगा। इसलिए बात को फॉलो करें आप कि प्योर सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट हिस्सा है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, लेकिन शर्त क्या है? वो हिस्सा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो। क्लियर बात जी। अब ये हमारे पास कुछ मिसालें हैं मॉलिक्यूल की, जैसे हीलियम है, हमने बात की थी पीछे कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो हीलियम भी एक मॉलिक्यूल हुआ, इसको बोलेंगे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। H2 क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये डायटॉमिक होगा। HCl ये भी डाया होगा लेकिन ये हेट्रो होगा। ये होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल, ये हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल। O3 ओजोन है, ये होमोट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, ये होमो ऑक्टाटॉमिक मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। बेटा आगे कार्बोहाइड्रेट्स भी आ सकते हैं इसके अंदर, सेलुलोज आ सकता है, प्रोटीन्स आ सकते हैं, एंजाइम्स आ सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आ सकते हैं। जो बेटा हम आगे मूव करते जाएंगे, एटम्स की तादाद को बढ़ाते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की टाइप नई से नई आती जाएगी, तो वो मॉलिक्यूल माइक्रो से मैक्रो तक मूव करता जाएगा। और जो मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा उसको बेटा बोलेंगे पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और जो एटम्स आते जाते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनकी एटॉमिसिटी बढ़ती जाती है। जैसे बेटा मैंने आगे लिखा हुआ है एटॉमिसिटी के बारे में, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर ये O3 ओजोन है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3, इसकी 8, इसकी 6, 6, 12, इसकी 24 एटॉमिसिटी होगी ग्लूकोज की, ठीक है ना। अक्सर आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि व्हाट वुड बी द एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला नहीं लिखा होगा, सिर्फ ग्लूकोज लिखा होगा इंग्लिश में, तो आपने देखना है ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो उससे कार्बन के 6, तो ऑक्सीजन के 6 और हाइड्रोजन के 12, टोटल हो जाएगा ये 24 जी। आगे हम जरा मूव करते हैं हेमोग्लोबिन की तरफ। बेसिकली हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स की तरफ जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं, क्लोरोफिल आ जाता है, और एक जो आपकी बुक में दिया गया है वो हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का सिंबल है Hb। बेसिकली ये आपका ब्लड लेवल होता है। इट कैरी ब्लड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू लंग्स टू हार्ट। ऑक्सीजन को भी साथ कैरी करता है। हेमोग्लोबिन बहुत पावरफुल चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर। Hb लेवल बच्चों में कुछ और होता है, बड़ों में कुछ और होता है। आप जब भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आप Hb लेवल देखते हैं। Hb मीन इसका मतलब होता है हेमोग्लोबिन। ये काम क्या करता है जी? पहले तो बात है ये ब्लड में पाया जाता है, तो इसका फंक्शन बता दिया मैंने कि इसका फंक्शन क्या है? इट कैरी ऑक्सीजन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। एंड इसके अंदर जो एटम्स होते हैं ये 10,000 एटम्स होते हैं। मीन्स के आप हेमोग्लोबिन की जो एटॉमिसिटी है वो 10,000 लिख सकते हैं, और ये 68,000 टाइम्स
भारी होता है किससे? हाइड्रोजन एटम से। जी अब आगे बेटा हम मूव करते हैं, वो है जी आयन हमारे पास। ठीक है, आयन बेसिकली होता क्या है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम या कोई स्पीशी यानी कि किसी भी चीज के ऊपर चार्ज आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको बेटा क्या बोलते हैं? आयन। अब ये आयन कैसे आता है ये हम बताएंगे बाद में। ये बेटा इसकी मिसालें लिखी हुई हैं, सोडियम है पॉजिटिव चार्ज है +1 है, कैल्शियम पे +2 है, क्लोरीन है ये क्लोराइड बन जाएगा -1, ये ऑक्साइड, ये सल्फेट और ये अमोनियम आयन, इनके ऊपर ये चार्जेस आए हुए हैं जी। ठीक है जी, अब हम ये देखते हैं इनकी टाइप्स के बारे में कि एनाइन की कौन, आयन की क्या टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं बेटा, एक कैटाइन है एक एनाइन है। कैटाइन को आप बोलते हैं पॉजिटिव आयन, एनाइन को बोलते हैं आप नेगेटिव आयन। कैटाइन किस तरह बनता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करके। एनाइन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब बात यह है कि कैटाइन को पॉजिटिव आयन क्यों बोलते हैं और एनाइन को नेगेटिव आयन क्यों बोलते हैं? बेटा बेसिकली आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे आयन जो कैथोड की तरफ मूव करते हैं वो तो पॉजिटिव आयन होते हैं, इसलिए कैथोड से कैटाइन, कैट आयन ऐसा आयन जो कैथोड की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव होता है, और ऐसा आयन जो जाता है एनोड की तरफ वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, उसको एनाइन बोलते हैं। और बेसिकली ये जो चार्जेस हैं ये किस तरह आ जाते हैं? आपको पता है एक एटम न्यूट्रल होता है, उसके अंदर जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही नेगेटिव आयन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो प्रोटॉन डोमिनेंट हो जाएगा, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज ये बताता है कि इस क्लोराइड के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, और ये पॉजिटिव आयन ये शो करता है कि इस सोडियम आयन के अंदर प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ये कैटाइन एनाइन में डिफरेंस दिया गया है, इलेक्ट्रॉन लॉस से बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन से बनता है। इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो तो उसको रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। आगे एंडोथर्मिक है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद तो नहीं रिमूव होगा, वी हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एक्ट एज आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो एंडोथर्मिक होगा। और ये एक्सोथर्मिक सिर्फ एक आयन होगा, वो होगा यूनिनेगेटिव आयन। यूनिनेगेटिव आयन सिर्फ एक्सोथर्मिक होगा, बाकी डाई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव जितने भी आगे होंगे फर्दर वो सारे के सब क्या होंगे? एंडोथर्मिक होंगे। जैसे बेटा मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये यूनिनेगेटिव आयन था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये माइनस माइनस रिपेल होगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एंडोथर्मिक कहलाएगा। ओनली यूनिनेगेटिव आयन एक्ट एज एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में चीजें पढ़ते हैं और आगे भी बेटा हम पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर में। आगे बेटा हमारे पास है पॉलीएटॉमिक आयन, ऐसा आयन जिसके अंदर काउंटलेस एटम्स होते हैं, लातादाद एटम्स होते हैं। ये हमारे पास डाइक्रोमेट है, मैंगनेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो ज़्यादा बेटा मिसालें आपको मिल सकती हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बोकैटाइन की मिल सकती हैं। ये हमारे पास कार्बोकैटाइन है, ये आर 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 ये अल्काइल ग्रुप लगा होता है इसके अंदर। आर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता है ये बहुत बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, छोटा ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक पॉलीएटॉमिक आयन की एग्जांपल आ सकती है कार्बोकैटाइन की। इसके बाद बेटा हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है मोलेकुलर आयन। मोलेकुलर आयन ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अगर कोई टीचर हो या एग्जामिनर हो कोई सवाल डालता है ये इनिशियल टॉपिक्स में से, तो बेटा वो पहले मोलेकुलर आयन को चूज करता है। मोलेकुलर आयन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बुक के लिए, आपके लिए। तो बेटा ये देखिए जरा, अ मॉलिक्यूल कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ऐसा मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात है कि जिसके वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको बेटा क्या बोलते हैं आप? मोलेकुलर आयन। हालांकि ये जो आयन पढ़ा था ये एटॉमिक आयन भी बोलते हैं इसको, कि एटम या बेसिकली एटम है, एटम के ऊपर चार्ज आ जाए उसको एटॉमिक आयन बोलते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ गया है तो वो मोलेकुलर आयन हो गया। अब किस तरह पहचानते हैं कि कोई मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कैसे आ जाता है? मतलब फर्ज करें कि आप इसके ऊपर हाथ रख दें, एक फिंगर रख दें, N2 आपको नजर आएगा तो ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ गया तो वो मोलेकुलर आयन बन जाएगा, ठीक है जी। इसको आप सिंपली आयन नहीं बोल सकेंगे। अब ये देखिए मेरे पास अमोनिया है, ठीक है, ये अमोनिया के लोन पेयर है।
ठीक है ना, हमने इसको एनर्जी दी, पढ़ते हैं आगे कैसे एनर्जी दी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक लॉस हो गया, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ गया तो ये बन गया मोलेकुलर आयन, अमोनिया मोलेकुलर आयन। इसको अमोनियम आयन नहीं बोलेंगे बेटा, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसके चार्ज को इग्नोर करूं तो NH4 कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाने को बेटा आप बोलते हैं मोलेकुलर आयन। आगे इसकी अबंडेंस लिखी हुई है कि कैटायनिक मोलेकुलर आयन ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू एनायनिक मोलेकुलर आयन। ज़ाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन को निकालना जो सा होता है वो ज़्यादा पॉसिबल है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कैपेसिटी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। ठीक है, तो वो तो एनाइन तो इतने नहीं बन सकेंगे। जैसे मेरे पास ये हीलियम है, हीलियम एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, डाल नहीं सकते, क्योंकि ये 1s2 इसका कंप्लीट है। तो हीलियम जो सा होगा, हीलियम मोलेकुलर एनाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन हीलियम मोलेकुलर कैटायन एग्जिस्ट ज़रूर करेगा। जी आगे जनरेशन की क्या है जी, ज़ाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल है एक स्टेबल चीज़ है, स्टेबल चीज़ में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़रा काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए बेटा हमें चाहिए हाई एनर्जी पावर। हाई एनर्जी पावर कौन सी है जी, हाई इलेक्ट्रॉन बीम, एक्स रेज जो हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं, और अल्फा पार्टिकल्स। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से आपको उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन हो जाती है। तो ये बेटा आपके पास शॉर्ट आंसर की तरफ भी आ जाएगा। अगर आपको इसकी एप्लीकेशन आ जाए, जनरेशन या बनने से कंप्लीट आ जाए, तो बेटा आपने कंप्लीट ही लिखना पड़ेगा शॉर्ट आंसर के तौर पर। ये एक छोटा सा टॉपिक है और यही शॉर्ट आंसर में आपको ये पूरे का पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर जी बात। और इंशाअल्लाह ताला बेटा हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इस तरह प्यार करते रहिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।